नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम राजस्थान का इतिहास की क्लास देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा प्रमुख सभ्यताएं। और इस एक टॉपिक में पूरी सभ्यताओं से संबंधित सारे तथ्य देखेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम शुरू में ही सभ्यता वाले टॉपिक में चले जाते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। तो हम इस क्लास में थोड़ा सा शुरुआत में इतिहास क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इतिहास का परिचय, ये वाला टॉपिक है पहला। तो इतिहास किसे कहा जाता है? तो घटनाओं का क्रमबद्ध, जो प्राचीन समय में घटनाएं हुए हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्रागैतिहास किसे कहा जाता है? जो आदि मानव का, प्राचीन समय में जो आदि मानव थे उनके काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहास कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास सभ्यताओं का युग है। इतिहास जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम प्रारंभ हुआ उसको इतिहास कहा जाता है। आदि मानव के इतिहास की जानकारी आधारित है। तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी किस पर आधारित है? तो अनुमानों पर आधारित है। उनके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं, उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हमारे को। उसके बाद आद्य इतिहास। आद्य इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन से हैं? तो साक्ष्य हैं, जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनसे हम आद्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं साहित्य। तो प्रमुख स्रोत कौन से? साहित्य ग्रंथ हो गए, तो राजा महाराजाओं के द्वारा लिखवाए गए ग्रंथ, उनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर आता है औजारों के क्रम में इतिहास। औजारों के क्रम के आधार पर इतिहास कौन कौन से हैं? तो पाषाण युग, कि पाषाण युग में कौन कौन से औजार बने थे उसके आधार पर पाषाण युग। फिर ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। और सभ्यताओं का जन्म नवपाषाण युग में हुआ था। तो सभ्यताओं का जन्म कौन से युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे फली फूली थी। तो सभी सभ्यताएं किसके किनारे? नदी घाटियों के किनारे फली फूली, क्योंकि नदी घाटियों के किनारे उनको पानी की उपलब्धता थी और पानी से वो खेती कर सकते थे, पशु पालन में सुविधा होती थी, इसलिए उन्होंने नदी घाटियों के किनारे रहना शुरू किया। भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है। तो जो भारत की प्रमुख सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो कौन सी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। और राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्रपाषाण युग में हुआ है। तो राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म कब हुआ है? ताम्र और पाषाण, तांबा और पत्थर से जो मिश्रण वाला युग था उसमें सभ्यताओं का जन्म हुआ है। राजस्थान में सभ्यताओं का चरमोत्कर्ष काल ताम्र युग है। तो सभ्यताओं का चरमोत्कर्ष काल, इस समय में ताम्र युग में सबसे ज़्यादा सभ्यताओं का विकास हुआ था, इसलिए इसे चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता एक तो बागोर की सभ्यता है और एक तिलवाड़ा की सभ्यता है। ये दोनों राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। उसके बाद में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अब देखते हैं इतिहास का पिता। इतिहास का पिता हेरोडोटस। भारत में इतिहास का जनक वेद व्यास जी माने जाते हैं। और भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक माना जाता है। जो भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक है वो कौन सी है? तो राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण हैं। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? मोहनोत नैणसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बार बार बनता है कि मोहनोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथों को कहा जाता है तो विगत। जो राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथ है उन्हें क्या कहा जाता है? विगत कहा जाता है।
राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य में मारवाड़ा प्रगनारी विगत आती है और इसके लेखक कौन है तो मोहनोद नैनसी। जो ये वाले मोहनोद नैनसी हैं वही इस मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक हैं। इसके बाद में राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कर्नल जेम्स टोड कौन सी रियासत के मेवाड़ रियासत के क्या थे पॉलिटिकल एजेंट थे और इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन राजस्थान में जैसे सभ्यता हो गई, शिलालेख हो गए, प्रशस्ति हो गई, सिक्के हो गए, ये प्राचीन राजस्थान में आते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में रियासतों का इतिहास जिसमें राजा महाराजाओं का इतिहास आता है। फिर आधुनिक राजस्थान में जो अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी वो 1857 की क्रांति, किसान, जनजाति एवं प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है बात किसे कहा जाता है तो कथा कहानी वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं तो बात कहलाते हैं। ख्यात शासक की प्रशंसा वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं ख्यात कहलाते हैं। विगत इतिहास पर ग्रंथ। फरमान एक शाही आदेश होता है जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। फरमान क्या होता है एक शाही आदेश होता है जिसे कौन शहजादे या मुगल बादशाह होता था वो जारी करते थे। रुक्का राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। रुक्का किसे कहा जाता है आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रुक्का किसे कहा जाता है रुक्का क्या होता है तो राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था। खरीता यह उन पत्रों को कहा जाता था जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था। खरीता किसे कहा जाता था उन पत्रों को कहा जाता था जो एक शासक होता था वो दूसरे शासक को भेजता था उसे खरीता कहा जाता था। हकीकत बही में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। खरीता बही में राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी। इसके बाद में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई 1955 में जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है जयपुर में। 1960 में इसे बीकानेर परिवर्तित कर दिया गया। जब राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई थी 1955 में उस समय इसका मुख्यालय जयपुर था और इसे 1960 में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया। तो वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है तो बीकानेर में स्थित है। न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है जो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। एपिग्राफी अभिलेखों या शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पेलियोग्राफी लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। पेलियंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। तो ये अपने को इतिहास से संबंधित कुछ शब्दावली और महत्वपूर्ण चीज़ें समझने को मिली। अब शुरू करते हैं हम अपना सभ्यताओं वाला टॉपिक। सभ्यताएं। सबसे पहली सभ्यता है बागौर कहाँ पर स्थित है भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के किनारे कोठारी नदी के किनारे। जिसकी खुदाई किसने की थी उत्खननकर्ता कौन थे तो BN मिश्र थे। और इसका कब खुदाई हुई थी तो 1967 के अंदर इसकी खुदाई हुई थी। दूसरी सभ्यता है आहड़ कहाँ स्थित है उदयपुर में। नदी आयड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित है। खुदाई करता 1 के व्यास थे और 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। अधिकतर क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं। इसकी खुदाई किसने की कौन सी नदी के किनारे स्थित है कहाँ स्थित है और खुदाई कम की थी। तो ये वाला चार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में आती है सभ्यता बेराट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है। वर्तमान में ये कोटपुतली बरौड़ में चली गई। उसके बाद में ये बाणगंगा नदी किनारे स्थित है। इसका उत्खनन खोजकर्ता कौन था तो
दयाराम शाह ने कब की थी? 1987 में इसकी खोज की थी। फिर गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो RC अग्रवाल। 1977 में इसकी खोज हुई थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, जिसके उत्खननकर्ता BB लाल और BK थापर थे, जिसका उत्खनन 1952 में किया गया था। इसके बाद में बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, जिसके उत्खननकर्ता कौन थे? VN मिश्र, और इसका उत्खनन 1993 में हुआ। उसके बाद में नोहा कहाँ स्थित है? भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे, और उत्खननकर्ता RC अग्रवाल थे। 1963 में इसका उत्खनन हुआ। गिलोड सभ्यता राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे, BB लाल ने इसका उत्खनन किया, और 1957 में। रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी, और इसका उत्खनन स्वीडिश दल के द्वारा 1952-53 में किया गया था। तो जो ये वाली सारणी है इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें महत्वपूर्ण सभ्यताएं एक तो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद में गणेश्वर, बेराट, आहड़, बागोर और एक बालाथल। ये वाली सभ्यताओं को तो अच्छे से याद कर लेना। इसके उत्खननकर्ता, खुदाईकर्ता, खोजकर्ता कहाँ स्थित है, कौन सी नदी में स्थित किनारे स्थित है, इसका उत्खनन कब हुआ, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में शुरुआत करते हैं पहली सभ्यता बागोर की। बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। नदी बनास, बनास नदी में कोठारी नदी। बागोर सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो बागोर सभ्यता राजस्थान की क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन? पाषाण युग की सभ्यता है। बागोर सभ्यता का प्रमुख उपस्थल ओजियाना भीलवाड़ा है। बागोर सभ्यता का प्रमुख उपस्थल कौन सा है? तो ओजियाना भीलवाड़ा है। बागोर सभ्यता के समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता कौन सी है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बागोर सभ्यता के खुदाईकर्ता कौन थे? तो BN मिश्रा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो बागोर को। और मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर को। दूसरी सभ्यता शुरू करते हैं, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे? बनास नदी। उत्खनन VN मिश्र के द्वारा। इसमें प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले वो देखते हैं। बालाथल सभ्यता से तांबे के बर्तन, आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। तो बालाथल सभ्यता से एक तो तांबे के बर्तन और आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। सांड एवं कुत्ते की मृद मूर्ति मिली है। बालाथल में लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ पाई गई हैं। ये वाला भी महत्वपूर्ण है कि बालाथल में लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ पाई गई है। राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य 2 सभ्यताओं बालाथल और बेराट में पाए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य कौन कौन सी सभ्यताओं से मिले? तो एक तो बालाथल और एक बेराट से मिले थे। बालाथल सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद में तीसरी सभ्यता पढ़ते हैं आहड़। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। आहड़ या बेड़स नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम क्या है? धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर। इसको धूलकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के टीलों के नीचे ये सभ्यता मिली थी, इसलिए इसका स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट है। आहड़ को पहले आहार कहा जाता था। गौर और कोट। गौर और कोट क्या है? तो आहड़ सभ्यता में अनाज भंडार के पात्र, जो अनाज रखने के पात्र थे आहड़ सभ्यता में, उनको गौर या कोट या बंखोट भी कहा जाता है। गौर बंखोट भी कहा जाता है। आहड़ में तांबे की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। आहड़ में क्या पाई गई है? तांबे की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। आहड़ सभ्यता
के खुदाईकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास और एच.डी. सांकलिया थे। तो आड़ के खुदाईकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास और एच.डी. सांकलिया थे। आहड़ सभ्यता दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र मानी जाती है। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं। तो आहड़ सभ्यता से एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं, जो ये संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण थे। कौन सी प्रथा के? संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण थे। पत्थर की चक्की पाई गई है आहड़ में, और सील लोडी पाई गई है आहड़ में। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी आहड़ में पाए गए हैं, और यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं भी आहड़ में मिली है। उसके बाद में अगली सभ्यता देखते हैं, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ये वर्तमान में कोटपूतली बारोड़ में चली गई। कहाँ पे है? कोटपूतली बारोड़ में। कोटपूतली बारोड़ जिले में वर्तमान में बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बेराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। बेराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र बेराट है। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बेराट है। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से मिला है। तो सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला है? तो बेराट से मिला है। और इसी शिलालेख से सम्राट अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के प्रमाण मिलते हैं। जनपद काल में बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी था। तो जनपद काल में बेराट क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी था, तथा इसे विराट नगर कहा जाता था। पंचमार्क तथा इंडो ग्रीक सिक्के बेराट सभ्यता में पाए गए हैं। बेराट में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। बौद्ध स्तूप एवं मठ घोल मंदिर बेराट सभ्यता में पाए गए। तो बेराट सभ्यता से बौद्ध स्तूप और मठ, जिसे गोल मंदिर कहा गया है, पाए गए हैं। उसके बाद में फेनसांग ने राजस्थान में भीनमाल के अलावा बेराट की यात्रा की थी। बीजक की पहाड़ी, डूंगरी, भोमली बेराट सभ्यता के उपकेंद्र हैं। अशोक का शिलालेख बेराट में किसने खोजा था? तो कैप्टन बर्ट ने अशोक का शिलालेख बेराट में खोजा था। धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बौद्ध मंदिर बेराट हैं। शंखलिपि के प्रमाण बेराट में मिले हैं। तो शंखलिपि के प्रमाण भी कहाँ मिले? बेराट में मिले। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था बेराट में। अगली सभ्यता देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इससे सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे ही आगे जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जो कोचिंग नहीं कर पाते उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट चीज़ों को रखा है जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को इसमें रखा है। तो शुरू करते हैं, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। यह भी 4th ग्रेड में पूछा गया, रीट में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे। खुदाईकर्ता बीबी लाल बीके थापर थे। इसमें MD खर्रे भी थे और भी लोग थे 3-4। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। कालीबंगा से कौन जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? हवन कुंड, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है कालीबंगा। जो हड़प्पा संस्कृति है उसका प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा है? तो कालीबंगा है। कालीबंगा सभ्यता के उपस्थल हैं पीलीबंगा और रंगमहल हनुमानगढ़। राजस्थान का वह स्थल या सभ्यता
जिले जिले नहीं है जिसे यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में शामिल किया गया है तो कालीबंगा है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के तीनों युगों से, हड़प्पा सभ्यता के तीनों युगों से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता प्राक हड़प्पा जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल था, हड़प्पा काल की और उत्तर हड़प्पा काल की सभ्यताओं से संबंधित हैं। इस सभ्यता में एक साथ दो फसलों का होना के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा सभ्यता से दो फसलों के एक साथ पैदा होने के साक्ष्य मिले। वो दो फसलें थी, एक तो गेहूं और दूसरी जौ थी। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा सभ्यता में सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता में एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी? खोपड़ी मिली थी। तो उसमें 6 छेद थे। कितने छेद? 6 छेद किए हुए थे। तो उससे यह जानकारी मिलती है कि ये छेद किसी शल्य चिकित्सा के थे। कांसे का शीशा मिला कालीबंगा में। हाथी दांत का कंघा के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। कपास की खेती के साक्ष्य कालीबंगा में। व्याघ्र अंकित मिट्टी की मुहर के साक्ष्य कालीबंगा में। बहुधान्य कटक कहा गया है। बहुधान्य कटक किसे कहा गया? कालीबंगा सभ्यताओं कहा गया है। गेहूं व जौ पाया गया है कालीबंगा में। शंख की चूड़ियाँ पाई गई है कालीबंगा में। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कालीबंगा सभ्यता को, किसको? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे। उत्खननकर्ता RC अग्रवाल थे। शुंग, शक, कुषाण, गुप्त काल के सर्वाधिक साक्ष्य नौह में मिले हैं। राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति का प्रारंभ नौह सभ्यता से माना जाता है। तो राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो नौह सभ्यता से माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी 3rd ग्रेड में पूछा गया था। पक्षी चित्रित कुषाणकालीन ईंटें नौह में पाई गई हैं। कुषाणकालीन तथा गुप्तकालीन सर्वाधिक साक्ष्य नौह में पाए गए हैं। नौह से यक्ष प्रतिमा, जिसे जाखम बाबा की मूर्ति कहा जाता है, वो प्राप्त हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यक्ष प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नौह की सभ्यता से। नौह सभ्यता के समकक्ष गुप्त और कुषाणकालीन सभ्यता स्थल बयाना, शोक और अगापुर हैं। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है बयाना में। कुषाणकालीन सोने के सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं तो नौह सभ्यता से कुषाणकालीन सोने के सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं। फिर देखते हैं गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यताओं क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यताओं कहा जाता है। गणेश्वर का प्रमुख उपस्थल सुनारी झुंझुनू है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू को गणेश्वर का प्रमुख उपस्थल माना गया है। तांबे के सर्वाधिक औजार गणेश्वर सभ्यता में पाए गए हैं। तांबे के सर्वाधिक औजार कहाँ पर पाए गए? गणेश्वर सभ्यता में पाए गए हैं। और यहाँ पर जो तांबे के औजार और बर्तन मिले उनमें 99% तांबा होता था। कितना? 99% क्या होता था? तांबा होता था। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख साक्ष्य मछली पकड़ने का कांटा मिला था। अन्य में तीर, भाले, कुल्हाड़ी आदि मिली है। गणेश्वर सभ्यता के लिए ताम्र आपूर्ति का केंद्र खेतड़ी जो अभी तांबे के खनन के लिए जाना जाता है, वो उस समय भी गणेश्वर सभ्यता के लिए ताम्र आपूर्ति का केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता के लिए ताम्र औजारों की आपूर्ति
गणेश्वर सभ्यता से की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता है उसके लिए ताम्र औजारों की आपूर्ति कहाँ से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख खुदाईकर्ता आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार थे। पत्थरों से निर्मित बांध पाया गया है गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता में बांध पत्थरों से निर्मित था और यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे वो भी क्या थे? पत्थरों से बनाए गए थे। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गणेश्वर में तांबे की सुइयां पाई गई हैं। अन्य प्रमुख सभ्यता स्थल देखते हैं। तिपट्टिया दर्रा कोटा में, एलाना सभ्यता का झालोर में, सोती सभ्यता बीकानेर में, रेड कहाँ थी? टोंक में, ओलाव कुंड जैसलमेर में थी, डाडा थोरा बीकानेर में, ईसवाल सभ्यता उदयपुर में, किराणौत जयपुर में, नैनवा सभ्यता टोंक में, पुगल बीकानेर, जोधपुरा जयपुर, कुराड़ा नागौर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, जायल नागौर, घिलुंड राजसमंद, गरड़दा बूंदी, ओजियाना भीलवाड़ा, डड्डीकर अलवर हैं। तो इनको भी एक बार ज़रूर देख जाना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डड्डीकर सभ्यता कहाँ है, गरड़दा सभ्यता कहाँ है, गिलुंड सभ्यता कहाँ है। तो इनको भी एक बार ज़रूर देख जाना। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। तो कालीबंगा प्रथम कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो सोंती सभ्यता है बीकानेर में, उसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड टोंक को कहा जाता है। राजस्थान में बौद्धकालीन प्रमुख केंद्र बेराट जयपुर था। ओसिया जोधपुर कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित हैं। राजस्थान का वह स्थल जो प्राचीन काल में जैन बौद्ध हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था, ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर प्राचीन काल में क्या था? जैन बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में जैन धर्म के प्राचीन केंद्र ओसिया जोधपुर भीनमाल झालोर थे। ये क्लास कैसी लगी हमारे को कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। तो और ऐसी कक्षा आगे भी आती रहेगी, तो देखना न भूलें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। तो नगर सभ्यता टोंक को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। मिट्टी की तलवार पाई गई है नलियासर बीकानेर में। राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा बांकागांव भीलवाड़ा में। नृत्य मुद्रा में चकतेदार हिरण पाए गए घिलुंड में। तोलने व मापने के बाट पाए गए घिलुंड में। पहिएदार गाड़ी पाई गई है रंगमहल में। गुरु शिष्य की मरण मूर्ति पाई गई है रंगमहल में। बनास संस्कृति में शामिल है आहड़ गिलुंड बालाथल। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले बागोर सभ्यता से। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। गायों के साक्ष्य पाए गए उज्जैन सभ्यता भीलवाड़ा से। भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ सुनारी झुंझुनू में पाई गई है। राजस्थान में खोदा गया प्रथम सभ्यता स्थल नगरी चित्तौड़गढ़ था और चक्राकार कुएं पाए गए नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी विद्यार्थियों को शेयर करना। धन्यवाद।